रोड के बीचों बीच नेथन को रियलाइज होता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी कार पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी बॉडी पर घाव का निशान तक नहीं है। फिर उसे डैनियल नजर आता है जिसकी बाइक को टक्कर मारकर नेथन का कार एक्सीडेंट हुआ था। नेथन ये देखकर हैरान था कि डैनियल को भी बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। डैनियल कहता है, तुम्हें याद है तुम कार से कब निकले? नेथन बोलता है, मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता। ये दोनों ही हैरान थे, ना तो इनको कोई दर्द हो रहा था ना ही कोई चोट थी। फिर डैनियल बोलता है, मेरे हिसाब से हम मर चुके हैं और शायद पहले मेरी मौत हुई। नेथन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता, मगर ये बात मानने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद इन्हें चोट भी ना लगे ये तो इम्पॉसिबल है। फिर जब नेथन अपनी कार की ड्राइविंग सीट को चेक करने जाता है, वहाँ उसे अपनी कुचली हुई बॉडी दिखती है। अब नेथन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। फिर वो कहता है, मुझे अपने बच्चों की और दोस्तों की फिक्र है। वहीं डैनियल भी कहता है, मुझे भी अपनी बीवी और बच्चों की फिक्र है। और तभी डैनियल सोचता है कि नेथन ने अपनी बीवी का जिक्र क्यों नहीं किया। नेथन तो अब भी परेशान था, मगर डैनियल वो काफी पीसफुल था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मरने के बाद भी दुनिया है। मगर इसी बात से नेथन और ज्यादा परेशान हो जाता है और हर चीज को ठुकराने लगता है। कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर नेथन को रियलिटी चेक कराने के लिए वो उसकी बॉडी को कार से खींचकर बाहर ले आता है। डैनियल अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए डैनियल उसकी बॉडी के फेस पर एक रुमाल डाल देता है। कुछ ही देर में वहाँ एक कार आकर रुकती है। नेथन जोर जोर से चिल्लाकर कार के ड्राइवर से मदद मांग रहा था, मगर ड्राइवर नेथन को ना तो सुन सकता था ना ही देख सकता था। फिर वो ड्राइवर नेथन की बॉडी को लात मारकर चेक करता है कि क्या सच में ये मर चुका है, और जब उसे यकीन हो जाता है वो नेथन की जेब से पैसे चुरा लेता है और फिर अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब नेथन को यकीन था कि वो एक भूत बन चुका है, इसलिए डर रहा है कि अब उसे उसके पापों की सजा मिलेगी। फिर वो स्वीकारता है कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया था, मगर उस पर तरस खाकर। इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, डैनियल को आसपास म्यूजिक सुनाई देने लगता है। अचानक एक रहस्यमयी सफेद दरवाजा उनके सामने खुलता है और उसी समय चारों तरफ बर्फ गिरने लगती है। डैनियल कहता है, ये म्यूजिक इसी दरवाजे से आ रहा है, मगर नेथन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ये दोनों उसी सफेद दरवाजे में घुसने वाले थे, मगर अगले ही पल उनके पीछे एक लाल दरवाजा आ जाता है और इस दरवाजे के पीछे से दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। और इस बार की खास बात यह थी कि इस बार डैनियल को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। इससे हमें पता चलता है कि ये सफेद दरवाजा स्वर्ग का है और वहीं ये लाल दरवाजा नर्क का है। यहाँ साफ था कि नेथन को पनिश किया जा रहा था, क्योंकि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया था। नेथन डर जाता है और फिर से एक्सप्लेन करने लगता है कि मेरी बीवी बीमार थी और मैंने सिर्फ उसका दुख खत्म करने के लिए उसका कत्ल किया। डैनियल उसे इग्नोर करके स्वर्ग के दरवाजे की तरफ चलने लगता है, मगर नेथन डैनियल को धक्का देकर खुद स्वर्ग के दरवाजे में घुस जाता है, मगर कुछ भी नहीं होता और वो अभी भी यहीं था। फिर डैनियल समझाता है, तुम्हें अच्छे इंसान की तरह बर्ताव करना चाहिए, तभी तुम्हारे सामने स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। और अब नेथन डैनियल से माफी मांगता है, कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे बर्फ की वजह से तुम्हारी बाइक नजर नहीं आई थी। मगर डैनियल कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरा ध्यान बाइक चलाते समय रोड पर खेलती हुई एक छोटी सी बच्ची पर चला गया था, इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर नेथन को गले लगाकर डैनियल सफेद दरवाजा क्रॉस करने लगता है, मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि वो भी स्वर्ग नहीं पहुंचता। फिर इन दोनों को वहाँ पर वो छोटी बच्ची नजर आती है जिसे डैनियल ने रोड पर खेलते हुए देखा था। इसका मतलब यही था कि वो लड़की भी मर चुकी है। ये छोटी बच्ची कहती है कि एक आदमी ने बाइक से मुझे टक्कर मार दी थी, और अब डैनियल भी एडमिट करता है कि बाइक चलाते समय वो शराब के नशे में था। इसका मतलब साफ था कि डैनियल के इस एक्सीडेंट को एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल कहा जाएगा, क्योंकि डैनियल ने अपने मजे के चक्कर में एक मासूम बच्ची की जान ले ली। इसके बाद जब ये दोनों बच्ची को सफेद दरवाजे से जाने के लिए कहते हैं, वो उन पर चीखने लगती है, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि अजनबियों से कोई बात नहीं करनी। जब वो लड़की चीखना बंद नहीं होती, डैनियल उसे उठाकर सफेद दरवाजे के पार फेंक देता है और फिर उस लड़की के साथ साथ वो सफेद दरवाजा हवा में गायब हो जाता है। और अब ये समझ चुके थे कि वो लाल दरवाजा इन दोनों के लिए खुला है। और नेथन अब भी इतना बदमाश है कि अंदर घुसते टाइम डैनियल को लात मारकर अपने से आगे कर देता है और फिर बाहर रहकर भगवान के आगे फिर से जस्टिफाई करने लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं नहीं जा रहा नरक में। मगर अगले ही पल उसे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर नजर आता है जो नेथन की तरफ बढ़ने लगता है और फिर फाइनली नेथन डरता हुआ उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। नरक के अंदर नेथन को हजारों अनकॉन्शियस आत्माएं पड़ी मिलती हैं और वहाँ पर एक छोटी बच्ची की आत्मा देखकर नेथन घबराकर अपने घुटनों पे आ जाता है और उस बच्ची के हाथ पकड़ते ही उसे उसकी मेमोरीज दिखने लगती हैं। इस लड़की का नाम जीन है और इसके कमरे में डरावनी परछाइयां दिखती हैं। ये बेचारी रात को सो भी नहीं पाती थी, क्योंकि इसके पेरेंट्स
अक्सर बहस करते रहते थे। इसकी माँ तो इसकी मदद करना चाहती थी, मगर इसके पिता को इससे डर लगता था। अपने पेरेंट्स की इन हरकतों से परेशान होकर जीन अपने बिस्तरे से उतर के अपना म्यूजिक बॉक्स चला देती है और फिर खिड़की के बाहर देखने लगती है। खिड़की के बाहर एक पेड़ है जिस पर जीन को वो डरावनी परछाइयां नजर आती हैं। इसके बाद वो नीचे वाले फ्लोर पर कुछ खाने की तलाश में चली जाती है और अब भी उसके पेरेंट्स उसे लेकर बहस कर रहे थे। फिर जीन किचन में जाकर अपने लिए ब्रेड पर जैम लगाने लगती है और चाकू इस्तेमाल करते हुए वो काफी खुश नजर आ रही थी। अगले सीन में जीन अपनी थेरेपिस्ट के पास होती है। वो उसे बताती है कि मैं बिस्किट के टुकड़ों को छोटी छोटी बर्ड्स को खिला रही थी, जिस वजह से उनकी माँ परेशान होकर उड़कर तेजी से मेरे पास आ गई और फिर मैं भी घबरा गई। इसी वजह से मैंने उन छोटी छोटी बर्ड्स को मार दिया। जीन को अपनी छोटी बहन के पेन चुभाना भी बहुत पसंद है, क्योंकि जीन अपनी बहन से नफरत करती थी और वो ये भी एडमिट करती है कि मैं अपने पेरेंट्स को भी हर्ट करना चाहती हूँ। जीन मानती है कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे डर लगता है, क्योंकि एक बार जब वो लोग सो रहे थे मैंने उन्हें सोते हुए हर्ट कर दिया था और तब से मेरे पेरेंट्स रात को मुझे मेरे कमरे में बंद कर देते हैं। थेरेपिस्ट जानना चाहती थी कि जीन ने अपनी छोटी बहन के साथ क्या किया, मगर जीन अब आगे बात करने से मना कर देती है। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठकर जीन ब्रेकफास्ट लाओ चिल्लाने लगती है, मगर कोई नहीं आता और उसके बाद वो एक कटोरे में सीरियल खाती हुई दिखती है और उसके कपड़ों पर खून ही खून लगा था और उसके पास में उसके दोनों पेरेंट्स की लाश पड़ी थी। और फिर वो दोबारा से चेक करने के बाद कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, अपनी माँ के गाल पर एक गुड बाय किस करती है। इसके बाद फिर से अपना जैम सैंडविच बनाकर वो अपने बेसमेंट में जाती है, जो कि एक अजीबोगरीब गुफा जैसा लग रहा था। वहाँ वो टोनी नाम के एक इंसान जैसे दिखने वाले क्रीचर को खाना खिलाती है। जीन को लगता है कि टोनी ने उसके पेरेंट्स का कत्ल किया है, मगर टोनी साफ इनकार कर देता है। इसके बाद जीन टोनी को कहती है, क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स तो मर चुके हैं, अब तुम ऊपर आकर मेरे साथ रह सकते हो। टोनी भी ऊपर आकर काफी खुश था, क्योंकि उसने पहले कभी सनलाइट तक नहीं देखी थी। जीन उसे बाथरूम में ले जाती है और वहाँ टोनी नहाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जीन अपनी माँ का मेकअप लगाने लगती है। नहाते हुए टोनी बेहद खुश था और नहाकर अच्छे कपड़े पहन के, जो कि जीन के पिता के थे, वो जीन की मदद करते हुए उसके पेरेंट्स की लाश को ठिकाने लगाने लगता है। मगर उन्हें गुड बाय कहने से पहले जीन एक आखिरी सरप्राइज देना चाहती थी। अपनी इमेजिनेशन का यूज करके जीन अपने पेरेंट्स की बॉडी के सामने एक प्ले करती है। वो कहती है कि एक लड़की सुबह उठी और उसे ब्रेकफास्ट नहीं मिला। फिर इमेजिन करती है कि सभी उसके जोक पर हंस रहे हैं और फिर एक चेन के जरिए वो टोनी को स्टेज पर खींच कर लाती है। कहती है कि इसने किसी का कत्ल किया है और अब इसे सजा मिलेगी। मगर टोनी अब भी मना करता है, कहता है मैंने किसी का कत्ल नहीं किया और मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं तो हमेशा से उस गुफा में रहा हूँ। जीन अपनी इमेजिनरी ऑडियंस को कहती है, कौन कौन चाहते हो टोनी को सजाए मौत देना। और फिर जीन की इमेजिनेशन में टोनी खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद रियलिटी में टोनी जीन की माँ की बॉडी को बेड के नीचे छुपा देता है। वहीं जीन बेड पे कूद कूद कर मजे कर रही थी और फिर टोनी जीन के पिता की बॉडी को लेकर आता है। तब उसे रियलाइज होता है कि टोनी मिरर में खुद को नहीं देख सकता। इसका मतलब था कि टोनी सिर्फ जीन की इमेजिनेशन है और जीन ने ही अपने माता पिता का कत्ल किया है। इसके बाद जीन अपने इमेजिनरी दोस्त टोनी के साथ बैठकर सीरियल्स और ब्रेड जैम खा रही थी। अगले ही पल कोई दरवाजे पर आता है। जीन के दरवाजा खोलने पर बाहर पोस्टमैन खड़ा था। उसे किसी एडल्ट की जरूरत थी डिलीवरी के पेपर्स पर साइन करने के लिए। जीन टोनी को आवाज लगाने लगती है, मगर कोई नहीं आता। इसके बाद मेलमैन बिना डिलीवरी दिए वहां से चला जाता है। इसके बाद जीन पागलों की तरह टोनी को ढूंढने लगती है और जब वो एक कमरे में पहुंचती है, उसकी खुद की बनाई हुई डरावनी ड्राइंग्स उसके सामने आ जाती हैं और यहाँ उसे टोनी मिलता है, जो उसके माता पिता की डेड बॉडी को खा रहा था। वो टोनी पर चिल्लाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद उसके खिलौनों में आग लगने लगती है। इसके बाद जीन अपनी छोटी बहन के पास जाती है, जो कि ड्राइंग बना रही थी मर्डर वाले सीन की। जीन कहती है कि टोनी भूखा है, इसलिए वो अपनी बहन को किचन में ले जाती है और उसे एक माइक्रोवेव में डालकर माइक्रोवेव को चला देती है और फिर वो मजे से गाने गाते हुए किचन से भागने लगती है और साथ ही दीवार पर कोई परछाई उसका पीछा कर रही थी। नेथन जीन की मेमोरीज देखकर बहुत गंदा फील करके उसका हाथ छोड़ देता है और रेंगता हुआ एक टीनेज लड़की और उसकी माँ के पास पहुंचता है और फिर इन दोनों को छू देता है। माँ का नाम जूलिया था, जो कि बहुत ही इमोशनल होकर चाय बना रही थी। वो अपनी बेटी को आवाज लगाती है, मगर बेटी बाहर नहीं आती। फिर टेबल पर पड़े उसके सूखे खून को देखती है और फिर उसे नाखून से खरोचते टाइम उसे और भी गहरा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर अपनी बेटी की डेड बॉडी को टब में से निकाल लेती है। रोते रोते अपनी बेटी क्लोई को
इधर से उधर खींचने लगती है और फिर उसे किचन में लाकर उसके सामने नाश्ता सर्व कर देती है और अपनी बेटी की लाश को कहती है, अगर सब कुछ खराब ना हुआ होता तो अभी हम छुट्टियां मना रहे होते। फिर एक दिन पहले का फ्लैशबैक आता है जहाँ क्लोई बाथटब में लेटी हुई थी। तभी जूलिया अंदर आकर कहती है, जल्दी करो, तुम रोज स्कूल लेट नहीं पहुंच सकती। इसके बाद ब्रेकफास्ट के समय क्लोई अपनी माँ को उसके कोवर्कर्स के साथ कॉल पर आर्ग्यू करते देखती है, मगर क्लोई का ध्यान अपने हाथ में पकड़े चाकू पर होता है। क्लोई को अपनी स्कूल की मेमोरीज याद आती हैं, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर उसे हरास कर रहे थे। चाकू की नोक से क्लोई का जरा सा खून बह जाता है और उससे टेबल पर एक निशान आ जाता है। स्कूल के लिए निकलते समय क्लोई कहती है, मैं ये सब और नहीं सह सकती, मगर जूलिया कहती है, तुम न्यू कमर हो ना, इसलिए एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्लोई रोते रोते कहती है, ये स्कूल नहीं है, ये नरक है। मगर जूलिया को अब भी लगता है कि उसकी बेटी बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। प्रेजेंट टाइम में क्लोई की बॉडी चेयर से नीचे गिर जाती है और वहाँ मौजूद बिल्ली उसके जख्म को चाटने लगती है। हमें ये भी पता चलता है कि क्लोई ने आत्महत्या की थी। जूलिया बिल्ली को डराकर भगा देती है और क्लोई को व्हील चेयर पर बिठाकर अपने बजते फोन को इग्नोर करते हुए अजीब से तरह से हंसते हुए कहती है, हम ट्रिप पर चल रहे हैं, और अपना क्लोजेट खोलकर पैकिंग करने लगती है। मगर अगले ही पल फिर से रोने लगती है। इसके बाद वो क्लोई की बॉडी को एक कंबल से ढककर कसम खाती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर पर ही पढ़ा दूंगी। इसके बाद जूलिया अपने घर का दरवाजा खोलती है और चौंक जाती है क्योंकि उसके सामने दीवार थी। इसके बाद एक दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोई दूसरे स्टूडेंट्स से बचकर बाथरूम में खुद को बंद करे हुए थी और फाइनली दरवाजा खुलते ही वो उसे मिरर के सामने पुश करके और उसे गालियां देते हुए उससे अपने जूते चटवाने लगते हैं और वहीं दूसरी लड़की उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि वो दीवार जूलिया की एक पड़ोसन की रिप्रेजेंटेशन थी जो जूलिया की चीख सुनकर उसे देखने आई थी। घबराई हुई जूलिया कहती है, हम तो छुट्टियों पर जा रहे हैं, मगर इस पड़ोसन को लगता है जूलिया अजीब बिहेव कर रही है, इसलिए वो फोर्सफुली घर के अंदर घुस जाती है और फिर उसे क्लोई की लाश दिखती है। कुछ देर बाद जूलिया अपनी बराबर वाली सीट पर क्लोई की डेड बॉडी को लिटाकर कहीं जाने लगती है। जूलिया अब भी क्लोई से बात करे जा रही थी और उससे भीख मांग रही थी कि प्लीज मेरी बात का जवाब दो, मगर फिर ये एक्सेप्ट करके कि क्लोई इस दुनिया में नहीं रही, वो क्लोई की आंखों को बंद कर देती है और फिर जूलिया का भी ध्यान भटक जाता है और वो कार ले जाकर एक पेड़ में दे मारती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ क्लोई अपनी जान ले रही थी। जूलिया को होश आ जाता है और उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून था। वहीं फायर फाइटर्स कार के दरवाजे को तोड़कर उसे बाहर निकाल रहे थे, मगर वो अपनी बेटी को छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहती थी। बाकी के फायर फाइटर्स को क्लोई की डेड बॉडी मिलती है और उन्हें लगता है कि शायद इस एक्सीडेंट से इसकी मौत हुई है। नरक के अंदर नेथन इन दोनों की बॉडीज को कवर कर देता है और खुद भी जमीन पर गिर जाता है। वो ये सब ट्रेजेडीज देख देख कर थक चुका था। इसके बाद वहाँ डेविल आ जाता है जो नेथन को कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी। नेथन फिर से एक्सप्लेन करने लगता है कि मेरी बीवी बहुत दुख और दर्द में थी, मगर तभी डेविल उसको बीच में टोक कर कहता है, उसने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मुझे मार दो। इसके बाद डेविल नेथन को लेकर एक दूसरी जगह आ जाता है जहाँ डेविल उसे बताता है कि नरक में आने के बाद पहला स्टेप है सेमी आइसोलेशन, ताकि आत्माएं अपनी पुरानी मेमोरीज को भूल सकें और फिर से एक प्योर स्पिरिट बन सके। नेथन दरवाजा क्रॉस करता है और वहाँ उसे जमीन पर और भी ज्यादा बॉडीज पड़ी मिलती हैं। डेविल कहता है, तुम्हें यहाँ पर अगले 4000 साल रहना होगा और इसके बाद फिर तुम्हें दूसरी पनिशमेंट दी जाएगी। नेथन ये सुनते ही पागल हो जाता है, मगर वो डेविल उसे यहाँ छोड़कर जा चुका था। और फिर बिली नाम की एक बुरी सोल जाग जाती है। बिली को लगता है कि नेथन उसका नया टॉय है, इसलिए वो नेथन पर अटैक कर देता है और फिर उसका सर दीवार से मार मार के उसे इधर से उधर फेंकता रहता है और वो नेथन को तब तक मारता रहता है जब तक नेथन हिलना बंद नहीं करता। फिर बिली रोने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने नेथन को इतना मार दिया कि नेथन की सोल डिस्ट्रॉय हो गई और अब नेथन का पुनर्जन्म हो जाता है। इसके तुरंत बाद डेविल वहाँ आकर बिली को कहता है कि तुमने नरक में आई हुई सोल को वापस पुनर्जीवित करवा दिया, जिसका मतलब है तुमने एक एंटी क्राइस्ट पैदा कर दिया। पनिशमेंट के तौर पर डेविल बिली की गर्दन उड़ा देता है और फिर कहता है कि तुम्हारी बॉडी वापस आ जाएगी, मगर अब तुम्हारा मिशन है नेथन की सोल को वापस नरक में लाना। कुछ दिनों बाद बिली बच्चे के कमरे में आता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, मरने के बाद स्वर्ग नरक है, और है तो आप कहाँ जाओगे?